India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंड अप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स, लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंड अप। India Legal presents Courts Roundup. डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। डेरा प्रमुख और 4 अन्य को हत्या मामले में बरी कर दिया गया। बता दें आपको कि रंजीत सिंह हत्या मामले में 5 आरोपियों को बरी किया गया है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए ये फैसला सुनाया है। दरअसल राम रहीम ने सीबीआई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी और सीबीआई कोर्ट ने रेप केस और 2 हत्याओं के मामले में 2019 में राम रहीम सहित अन्य लोगों को दोषी करार दिया था। बाद में कोर्ट ने 18 अक्टूबर 2021 को राम रहीम और अन्य को रंजीत सिंह की हत्या मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने रणजीत सिंह हत्याकांड मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को बरी किया। 2002 में पूर्व डेरा प्रबंधक रणजीत सिंह की हत्या की साजिश रचने के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद 2021 में हरियाणा के पंचकुला में सीबीआई कोर्ट ने उन्हें 4 और अन्य आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस ललित बत्रा की खंडपीठ ने आईपीसी की धारा 120B, 302, 506 के तहत दोष सिद्धि के खिलाफ उनकी अपील स्वीकार की। सीबीआई की चार्जशीट के अनुसार 10 जुलाई 2002 को रणजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, क्योंकि राम रहीम को संदेह था कि मृतक गुमनाम पत्र के प्रसार के पीछे था, जिसमें उसकी महिला अनुयायियों के यौन शोषण के मामले को उजागर किया गया। सीबीआई कोर्ट ने कहा था कि बिना किसी संदेह के ये साबित हो गया कि राम रहीम उस पत्र के प्रसार से व्यथित महसूस कर रहा था, जिसमें उसके खिलाफ अपने शिष्यों के यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए गए थे। उसने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर रणजीत सिंह की हत्या की साजिश रची थी। डेरा प्रमुख अपनी 2 शिष्याओं के साथ बलात्कार करने के आरोप में 20 साल की जेल की सजा काट रहा है। उन्हें पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के लिए भी दोषी ठहराया गया, जिसमें उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जो इस 20 साल की सजा के खत्म होने के बाद भी जारी रहेगी। हाल ही में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्वयंभू बाबा राम रहीम को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया और हरियाणा सरकार से कहा कि वह हाईकोर्ट की अनुमति के बिना आगे पैरोल देने के उसके मामले पर विचार न करे। उक्त आदेश रद्द करने के निर्देश की मांग करने वाला आवेदन हाईकोर्ट के समक्ष विचाराधीन है। साल 2002 में डेरा की प्रबंधन समिति के सदस्य रणजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। डेरा प्रबंधन को शक था कि रणजीत सिंह ने साध्वी यौन शोषण की गुमनाम चिट्ठी अपनी बहन से ही लिखवाई थी। पुलिस जांच से असंतुष्ट रणजीत सिंह के बेटे ने 2003 में हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई जांच की मांग की थी। इसके बाद मामला सीबीआई को सौंपा गया और 2021 में राम रहीम सहित 5 आरोपियों को दोषी करार दिया गया। इस मामले में 2007 में कोर्ट ने आरोपियों पर आरोप तय किए थे। गुरमीत राम रहीम अपनी 2 शिष्याओं से बलात्कार के आरोप में 20 साल की जेल की सजा काट रहा है। 2021 में डेरा प्रमुख को 4 अन्य लोगों के साथ रणजीत सिंह की हत्या की साजिश रचने के लिए भी दोषी ठहराया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट।
दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में डिफॉल्ट जमानत की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। बता दें आपको कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा और मामले की अगली सुनवाई 9 जुलाई को तय की है। जैन वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं और उन्होंने 15 मई को पारित ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी, जिसमें सीआरपीसी की धारा 167 उपधारा 2 के तहत डिफॉल्ट जमानत की मांग करने वाली उनकी अर्जी खारिज कर दी गई थी। मामला 2022 का है, जब सत्येंद्र जैन को ईडी ने गिरफ्तार किया था। 2010 से 12 और 2015 से 16 के दौरान 4 कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के इर्द गिर्द घूमता है। जैन ने इस आधार पर डिफॉल्ट जमानत मांगी और ईडी वैधानिक अवधि के भीतर जांच पूरी करने में विफल रही, लेकिन उनके खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 की धारा 44 और 45 के तहत शिकायत दर्ज की गई। बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता दलील उन्होंने दी है कि जब जांच लंबित है तो पीएमएलए मामले में अधूरा आरोप पत्र या शिकायत दाखिल करना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक यानी कि आरोपी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने पाया था कि सत्येंद्र जैन, उनके सहयोगी अंकुश जैन और वैभव जैन के साथ मनी लॉन्ड्रिंग के कथित अपराधों के लिए प्रथम दृष्टया दोषी है। ये तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम या पीएमएलए एक्ट की धारा 45 में निर्धारित जुड़वां शर्तों को पूरा करने में आरोपी की विफलता को उजागर करते हुए सत्येंद्र जैन को जमानत देने से इनकार किया। पिछले साल अप्रैल में दिल्ली हाई कोर्ट ने जैन की नियमित जमानत देने से इनकार किया था। 29 मार्च को सत्येंद्र जैन के खिलाफ महाठग सुकेश चंद्रशेखर से 10 करोड़ रुपए की उगाही के मामले में गृह मंत्रालय ने सीबीआई जांच को मंजूरी दी थी और सत्येंद्र जैन वर्तमान समय में जेल में बंद हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस साल फरवरी में पीओसी अधिनियम की धारा 17A के तहत जैन पर मुकदमा चलाने और जांच करने की मंजूरी देने के लिए सीबीआई का प्रस्ताव गृह मंत्रालय को भेजा था। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली बीजेपी के मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर द्वारा दायर मानहानि मामले में दिल्ली की मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी को तलब किया। आतिशी को 29 जून को कोर्ट में पेश किया गया और कहा गया कि कोर्ट ने आतिशी के उन आरोपों पर संज्ञान लिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा ने आम आदमी पार्टी विधायकों को रिश्वत देने और खरीद फरोख्त करने का प्रयास किया। इसके बाद बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर ने आम आदमी पार्टी नेता आतिशी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था और प्रवीण शंकर कपूर ने मानहानि मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी नाम लिया था। बीजेपी नेता ने दावा किया कि इस तरह के आरोपों से उनकी और उनकी पार्टी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। इन आरोपों पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने आतिशी को आरोपी के तौर पर चिन्हित किया और उन्हें 29 जून को पेश होने के आदेश दिए। बीजेपी नेता ने 30 अप्रैल को मानहानि का मामला दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आम आदमी पार्टी के नेता अपने गलत दावों को साबित करने के लिए कोई भी सबूत पेश करने में विफल रहे हैं। अदालत का रुख करते हुए अपने आवेदन में प्रवीण कपूर ने अरविंद केजरीवाल के एक सोशल मीडिया पोस्ट का हवाला दिया था, जिसमें आम आदमी पार्टी सुप्रीमो ने आरोप लगाया था कि भाजपा ने 7 आम आदमी पार्टी विधायकों से संपर्क किया था और पाला बदलने के लिए 25 करोड़ रुपए की पेशकश की थी। बीजेपी नेता ने 30 अप्रैल को मानहानि का मामला दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आम आदमी पार्टी के नेता अपने गलत दावों को साबित करने के लिए कोई भी सबूत पेश करने में विफल रहे। अदालत का रुख करते हुए अपने आवेदन में प्रवीण कपूर ने अरविंद केजरीवाल की एक सोशल मीडिया पोस्ट का हवाला दिया, जिसमें आम आदमी पार्टी सुप्रीमो ने आरोप लगाया था कि भाजपा ने 7 आम आदमी पार्टी के विधायकों से संपर्क किया था और पाला बदलने के लिए 25 करोड़ रुपए की पेशकश की थी। आतिशी जी को लगा कि अब मैं भी लिकर स्कैम के दायरे में अंदर आ रही हूँ, मैं भी फंसने जा रही हूँ, तो उन्होंने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की 2 अप्रैल को। 2 अप्रैल के स्टेटमेंट में उन्होंने ये कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी, पहले तो उन्होंने 25 करोड़ ऑफर किए थे, अब भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के ईडी और सीबीआई को यूज करके उन पे एक फर्जी रेड, फर्जी अरेस्ट करना चाह रहे हैं, जिससे कि उनकी आप पार्टी टूट जाए। फिर भी उन्होंने कोई तथ्य नहीं दिए, कोई प्रूफ नहीं लगाया। तो मानहानि का केस, दोनों जो स्टेटमेंट्स थे जनवरी के
25-25 करोड़ देने के लिए, और अप्रैल में जो इनका स्टेटमेंट था कि फर्जी रेड और फर्जी अरेस्ट करा के आपकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश करी है भारतीय जनता पार्टी, इस पे मानहानि का केस लगा था। अब मानहानि का जो कंप्लेन फाइल हुआ था प्रवीण शंकर कपूर जी के बिहाफ पे ये फाइल हुआ है, उन्होंने ये बताया है कि जब जब इन पे आरोप लगे, चाहे वो लिकर स्कैम हो, चाहे वो जल्दी जल बोर्ड का स्कैम हो, चाहे वो स्कूल क्लासरूम्स का स्कैम हो, जब जब इन पे आरोप लगे तब तब आपके जो नेता लोग हैं उन्होंने ये कोशिश करी है कि उनका अटेंशन डाइवर्ट किया जाए, पब्लिक का अटेंशन डाइवर्ट किया जाए, और जब भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश करी। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सीनियर एडवोकेट डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने अरविंद केजरीवाल के सीएम अरविंद केजरीवाल के उस आवेदन का उल्लेख किया जिसमें दिल्ली शराब नीति में उन्हें दी गई अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग की गई है। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस केवी विश्वनाथन की अवकाश पीठ के समक्ष आवेदन का उल्लेख किया गया था। केजरीवाल की ओर से पेश डॉक्टर सिंघवी ने पीठ से केजरीवाल को दी गई अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग करने वाली अंतरिम अर्जी को 29 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया। सिंघवी ने कहा कि अंतरिम जमानत को 1 सप्ताह तक बढ़ाने की आवश्यकता है जिससे डॉक्टर्स द्वारा निर्धारित चिकित्सा परीक्षण आयोजित किया जा सके। जस्टिस माहेश्वरी ने कहा कि मामले की सुनवाई पहले ही हो चुकी है और फैसला सुरक्षित रखा गया है। हालांकि सिंघवी ने अदालत को सूचित किया कि इस मामले की सुनवाई ईडी द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने से संबंधित है, लेकिन मेडिकल आधार पर तत्काल आवेदन दायर किया गया जिसमें केजरीवाल को दी गई अंतरिम जमानत को 1 सप्ताह के लिए बढ़ाने की मांग की गई। पीठ ने उचित आदेश पारित करने के लिए ज्ञापन को चीफ जस्टिस के समक्ष सूचीबद्ध करने का अंतरिम आपको बता दें कि ये जो निर्देश दिया है और 10 मई के अंतरिम आदेश के मुताबिक केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख ने कहा है कि उन्हें पीईटी, सीटी स्कैन सहित क्लिनिकल जांच करानी होगी। वह राहत को 7 दिन की अवधि के लिए बढ़ाने की मांग करते हैं और केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार के लिए अंतरिम उपाय के रूप में न्यायिक हिरासत से रिहा किया गया था। केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को उन्हें गिरफ्तार आपको बता दें कि उनके आवास से गिरफ्तार किया था जब दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें दिल्ली दिन में ही अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। तब से वह 10 मई तक हिरासत में रहे और जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कुछ शर्तों के अधीन 1 जून तक अंतरिम रिहाई का लाभ दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट को दंड प्रक्रिया संहिता धारा 156 उपधारा 3 के तहत पुलिस को जांच का निर्देश देकर किसी अपराध का संज्ञान लेने के लिए नहीं कहा जा सकता। हाईकोर्ट के निष्कर्षों को पलटते हुए जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ ने देवरापल्ली लक्ष्मी नारायण रेड्डी और अन्य बनाम वी नारायण रेड्डी और अन्य मामले का जिक्र किया है। कोर्ट ने कहा है कि जब मजिस्ट्रेट अपने न्यायिक विवेक से सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत जांच का निर्देश देता है तो इस बारे में ये नहीं कहा जा सकता है कि उन्होंने किसी अपराध का संज्ञान लिया है। ऐसा तभी होता है जब मजिस्ट्रेट अपना विवेक लगाने के बाद सीआरपीसी के अध्याय 15 के तहत प्रक्रिया का पालन करना पसंद करता है। धारा 200 का सहारा लेकर ये कहा जा सकता है कि उसने अपराध का संज्ञान ले लिया। मामले में मजिस्ट्रेट ने शिकायत और उसके समर्थन में दस्तावेजों और साथ ही शिकायतकर्ता द्वारा की गई दलीलों का अध्ययन किया और प्रथम दृष्टया संतुष्ट होने के बाद सीआरपीसी की धारा 156 उपधारा 3 के तहत जांच का निर्देश देते हुए अपने विवेक का प्रयोग किया। मजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ आरोपी ने हाईकोर्ट के समक्ष धारा 482 सीआरपीसी याचिका प्रस्तुत की। हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली और पुलिस जांच का निर्देश देने वाले मजिस्ट्रेट के आदेश रद्द कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि हाईकोर्ट को मौजूदा मामले में सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। अदालत ने शिकायतकर्ता की अपील स्वीकार कर ली है और पुलिस जांच का निर्देश देने वाले मजिस्ट्रेट के आदेश को बहाल कर दिया है। दिल्ली में 2020 में हुए दंगा मामले में आरोपी उमर खालिद को फिर से झटका लगा है। कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दी। उमर खालिद 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े यूएपीए मामले में आरोपी है। उसने
इस मामले में नियमित जमानत मांगी थी। कोर्ट ने दूसरी जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया है। जेएनयू के छात्रों के अनुसार खालिद ने अपने साथियों के साथ जेएनयू कैंपस में हिंदू देवी देवताओं की आपत्तिजनक तस्वीरें लगाकर नफरत फैलाने की कोशिश की थी। केवल इतना ही नहीं, वह उस समारोह में भी शामिल थे जब आतंकी अफजल की फांसी पर जेएनयू कैंपस में मातम बनाया जा रहा था। बता दें आपको कि खालिद इससे पहले कई मौकों पर कश्मीर की आजादी की मांग उठाते रहे हैं। 2010 में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में जब सीआरपीएफ जवानों की हत्या हुई थी, उस पर जश्न मनाने वाले लोगों में भी वह शामिल थे। हालांकि इस मामले में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। लगभग 3 दशक पहले उमर खालिद का परिवार महाराष्ट्र के अमरावती के ताले गांव से दिल्ली आकर बस गया था। उमर परिवार के साथ दिल्ली के जाकिर नगर में रहते हैं और किसी ने उन्हें यहाँ शायद ही कभी देखा होगा। ऐसा बताया जाता है कि उनके पिता सैयद कासिम रसूल इलियास दिल्ली में ही उर्दू की मैगजीन अफकारे मिल्ली चलाते हैं। खालिद जेएनयू के स्कूल ऑफ सोशल साइंस से इतिहास में पीएचडी कर रहे हैं। यहीं से वह इतिहास में एमए और एमफिल भी कर चुके हैं। बता दें आपको, खालिद जिस डीएसयू संगठन से जुड़े हुए हैं उसे सीपीआई माओवादी समर्थित छात्र संगठन माना जाता है। 9 फरवरी को देश विरोधी नारे लगाने का आरोप लगाने के बाद उमर खालिद अचानक गायब हो गए थे। उन्हें पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी की थी, जिसके बाद खबरें आई थी कि उनका संबंध आतंकी संगठन से है। ऐसी भी खबरें सामने आई थी कि खालिद कई विश्वविद्यालयों में आतंकी अफजल गुरु का गुणगान करवाना चाहता था और जेएनयू जैसा कार्यक्रम उसने देश के 18 विश्वविद्यालयों में करने की योजना बनाई थी। श्रद्धा वाकर हत्याकांड में दिल्ली पुलिस ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। दिल्ली पुलिस की 3000 से ज्यादा पन्नों की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में डिजिटल और फॉरेंसिक साक्ष्य को भी शामिल किया गया है। इसमें आरोपी आफ्ताब पूनावाला की सर्च हिस्ट्री शामिल है, जो कि घटनाक्रम से मेल खाती है। बता दें आपको कि डिजिटल साक्ष्य में आफ्ताब पूनावाला की गूगल लोकेशन हिस्ट्री शामिल है और उन जगहों पर उसकी यात्रा से मेल खाती है जहां उसने श्रद्धा के शव के टुकड़े करने के बाद उसके अंगों को फेंक दिया था। इसमें श्रद्धा वॉकर के फोन की गूगल लोकेशन भी शामिल है और ये भी दिखाया गया है कि कैसे फोन 2 बार बॉम्बे पहुंचा और जब आफ्ताब को पूछताछ के लिए बुलाया गया तो उसने उसकी हिस्ट्री गायब हो गई और चार्जशीट में डिजिटल साक्ष्य के बारे में विस्तृत रिपोर्ट भी शामिल है। उसमें आफ्ताब पूनावाला द्वारा फ्लेयर गन के इस्तेमाल के बारे में सर्च हिस्ट्री भी शामिल है। उसकी अन्य सर्च हिस्ट्री भी सामने आई घटनाओं से मेल खाती है और दिल्ली की साकेत कोर्ट में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अविरल शुक्ला के समक्ष दाखिल की गई चार्जशीट में डिजिटल साक्ष्यों के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट भी है, जिसमें आफ्ताब पूनावाला के द्वारा फ्लेयर गन के इस्तेमाल के बारे में सर्च हिस्ट्री भी शामिल है। दिल्ली पुलिस की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में जांच के दौरान एकत्र किए गए कई डिजिटल और फॉरेंसिक साक्ष्य शामिल है, जिसमें डिजिटल साक्ष्य के अंदर आफ्ताब पूनावाला की गूगल लोकेशन हिस्ट्री शामिल है, जो कि उन जगहों पर उसकी यात्रा से मेल खाती है जहां उसने शव के टुकड़ों को फेंक दिया है। साथ ही श्रद्धा वॉकर के फोन की गूगल लोकेशन भी शामिल है और ये भी दिखाया गया है कि कैसे फोन 2 बार बॉम्बे पहुंचा और जब आफ्ताब को पूछताछ के लिए बुलाया गया तो उसकी हिस्ट्री गायब हो गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि पुलिस अधिकारी आरोपी व्यक्तियों का पता लगाने और उन्हें अदालत के समक्ष पेश करने के लिए बाध्य है, भले ही वे भारत के भीतर कहीं भी हो। कोर्ट ने कहा कि पुलिस अधिनियम के तहत पुलिस को आरोपी को वारंट तामील करना होगा, इसीलिए वारंट की तामील ना होने से पता चलता है कि पुलिस को वारंट की तामील करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। पुलिस की जिम्मेदारी पर अपना रुख दोहराते हुए जस्टिस विक्रम डी चौहान की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि पुलिस अदालत में ये दावा कर सकती है कि आरोपी वारंट तामील करने में विफल रहने के औचित्य के रूप में पता नहीं चल रहे हैं। कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत विद्या सिंह द्वारा दायर याचिका को संबोधित करते हुए टिप्पणी की। आवेदक ने दलील दी कि मामले में आरोपी व्यक्ति गैर जमानती वारंट जारी करने और सीआरपीसी की धारा 82 और 83 के तहत कार्रवाई शुरू करने के बावजूद अदालत के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। हालांकि ये प्रस्तुत किया गया कि पुलिस अधिकारी वारंट पर अमल नहीं कर रहे हैं और अदालत में आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करने में विफल रहे हैं और राज्य की ओर से पेशा एजीए ने 10 अप्रैल को प्रार्थना की और ये बताने के लिए 10 दिन का
समय दिया गया कि गैर जमानती वारंट और धारा 82 और 83 CRPC के तहत कार्रवाई के तहत आरोपी व्यक्तियों को संबंधित अदालत के समक्ष क्यों पेश नहीं किया जा रहा है। हालांकि 23 मई को AGA ने निर्देश पर कहा कि पुलिस ने आरोपी व्यक्तियों के घर का दौरा किया, हालांकि वे वहां नहीं मिले, जबकि न्यायालय पुलिस विभाग भदोही के आचरण के लिए पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी करने के लिए इच्छुक था। हालांकि AGA द्वारा एकल न्यायाधीश को आश्वासन दिए जाने के बाद वह पुलिस अधीक्षक से बात करेगा। न्यायालय ने ऐसा नहीं किया और मामले में भदोही पुलिस ने कहा कि आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी के लिए कदम उठाए जाएंगे। AGA के आश्वासन पर अदालत ने मामले को 28 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया और पुलिस अधीक्षक भदोही से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि भले ही परिसीमा की याचिका को बचाव के रूप में स्थापित नहीं किया गया हो, लेकिन अगर परिसीमा द्वारा इसे वर्जित किया गया तो अदालत को मुकदमा खारिज करना होगा। जस्टिस BR गवाई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने हाईकोर्ट के खंडपीठ के निष्कर्षों को पलटते हुए VM सालगाओकर और ब्रदर्स बनाम मोनमुगांव बंदरगाह के न्यासी बोर्ड मामले पर भरोसा जताया है, जिसमें कहा गया है कि परिसीमा अधिनियम की धारा 3 के आदेश के अनुसार अदालत को निर्धारित अवधि के बाद दायर किए गए किसी भी मुकदमे को खारिज करना होगा। इस तथ्य के बावजूद भी परिसीमा जो है उसके बचाव के रूप में स्थापित नहीं किया गया। इस संदर्भ में आइए इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर से समझते हैं कि टाइम बैरेड सूट क्या होता है। लॉ ऑफ लिमिटेशन के अंदर दो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हैं। इंटरेस्ट ऑफ स्टेट एज अ होल के लिए लिटिगेशन पर लिमिट होनी चाहिए और लॉ आपकी तभी सहायता कर पाएगा अगर आप खुद अपने राइट्स को लेकर जागरूक हैं, विजिलेंट हैं। तो लिमिटेशन एक्ट के अंदर सूट, अपील और एप्लीकेशन फाइल करने के लिए पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड होता है और जब ये प्रिस्क्राइब्ड लिमिटेशन पीरियड लैप्स कर जाता है तो आपका क्लेम आपके राइट के ऊपर टाइम बार्ड हो जाता है, यानी अब आप उस मैटर में जुडिशियल रेमेडी सीक नहीं कर सकते क्योंकि आप अपने राइट्स को लेकर सो रहे थे। तो सेक्शन 3 लिमिटेशन एक्ट का ये जनरल रूल ले डाउन करता है कि अगर कोई सूट, अपील या एप्लीकेशन कोर्ट के पास प्रिस्क्राइब पीरियड के बाद जा रही है तो उसे कोर्ट डिसमिस कर देगा टाइम बार्ड होने की वजह से, और ये ड्यूटी ऑफ कोर्ट हो जाती है कि वो उस मामले में प्रोसीड ना करें irrespective of the fact whether the plea of limitation has been set up as a defense or not. और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.